आदित्य मामी की जय हनुमान। चलिए अगला सत्र आरंभ करने के लिए आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी दिनेश भैया स्वागत है आपका। जी धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो आज के हमारे योग शिक्षक जी, योग गुरु जी को सादर प्रणाम, गुरु जी को सादर प्रणाम, और योगहार के आदरणीय सभी सदस्यों का पुनः पुनः अभिवादन इस मंच पर दूसरे सत्र में, जबकि हम तृतीय वर्ष को उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हम विगत कुछ दिनों से उन स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं जिन स्थानों की आध्यात्मिकता की दृष्टि से और हमारी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में कण कण में भगवान बसते हैं, विराजते हैं। कुछ बड़ी समीप होते हैं और सरलता से हम कुछ मंदिरों तक, कुछ पौराणिक स्थलों तक, कुछ प्राचीन स्थलों तक पहुंचते हैं, लेकिन कहीं जाने के लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है और कहीं जाने के लिए हम बस सोचते रह जाते हैं। आज ऐसे ही एक दुर्गम और कुछ कठिन यात्रा पर हम चलेंगे। और आपने मानसरोवर का नाम सुना होगा, आपने कैलाश का नाम सुना होगा, और संभवतः प्रथम कैलाश का नाम सुना होगा। तो मानसरोवर की तरह और आदि कैलाश की तरह ही प्रथम कैलाश के नाम से जाने जाने वाले श्री मणिमहेश की यात्रा पर आज हम जा रहे हैं। और इस यात्रा के हमारे जो साक्षी रहे हैं, जो यात्रा की हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ती है, और वहां कुछ ही दिन पहले गए हैं हमारे एक साथी आदरणीय श्री अतुल रोहिला जी। श्री अतुल रोहिला जी यहीं उत्तराखंड के विकास नगर से हैं, और वो उत्तराखंड के विकास नगर में उनका एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, वो है विद्यार्थी पुस्तक भंडार। संभवतः ये देहरादून पश्चिम का पुस्तक भंडारों में सबसे अग्रणी है। वहीं से आपका पुस्तक भंडार है और वहीं से मुझे भी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। तो आदरणीय श्री अतुल रोहिला जी का इस मंच पर आदरणीय सदस्यों के माध्यम से, जिसमें कि हमारे प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से सदस्य आते हैं, आप सभी के माध्यम से स्वागत है। अतुल रोहिला जी से निवेदन है कि वो अपनी जो स्क्रीन है, अपने जो कैमरा है, वो ऑन कर लीजिएगा और माइक ऑन कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके साथ मणिमहेश की यात्रा पर जा रहे हैं, जहाँ की मुझे भी जाने का मौका नहीं मिला, और आप कई क्षेत्रों में गए हैं, यहाँ भी आपने ये यात्रा संपन्न की है। ये एक यात्रा कैसी है, कहाँ से जाते हैं, और वहाँ का जो दृश्य है वो भी आप दिखाने की कोशिश करिएगा। और क्या आप तक आवाज आ रही है श्री अतुल जी? जी 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 दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, और सभी जो ग्रुप में हैं उनको जय श्री राम, जय भोलेनाथ। और ये जो मणिमहेश की यात्रा है, ये मतलब एक अद्भुत यात्रा है। मैं ये कम से कम 3-4 साल से सोच रहा था जाने की ना, तो बीच में कोविड भी आ गया। और वहाँ क्या होता है कि बारिश के टाइम पे ही ये यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि अगस्त में स्टार्ट होती है, और रक्षाबंधन के पास ये यात्रा स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो हमारी तरफ तो बारिश होती नहीं है, हिमाचल में ज्यादातर बारिश स्टार्ट हो जाती है ये। तो यही 3-4 साल से जाना नहीं हुआ। फिर अभी आपने देखा ही होगा मंडी हिमाचल में और मनाली में कितनी आपदा आई है अभी पीछे। तो उसी दौरान मैंने यात्रा का सोचा, और उसी दौरान ही यात्रा स्टार्ट होती है ये। तो मैंने यात्रा स्टार्ट करी विकास नगर से,
जो कि मैंने सितंबर में ये यात्रा स्टार्ट होती है आपका रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी में। और इसमें एक अद्भुत बात यह है कि ये खाली 10 दिन की यात्रा होती है। जैसे आपकी अमरनाथ की यात्रा होती है, वैसे ही कहते हैं कि अगर आप अमरनाथ नहीं जा पाए तो आप यहाँ जरूर जाइए। तो ये बिल्कुल एक अद्भुत है, चमत्कार है भगवान भोलेनाथ का। तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे जो लेक है उसमें सबसे बड़ा स्नान कहा जाता है वो होता है। और जो लेक है वो इतनी गहरी है कि आज तक उसका कुछ नाप ही नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो पूरे जगत के दाता हैं, तो उनका तो कोई वो है नहीं। तो ये खाली जो लेक है ये स्नान जो होता है ये खाली जो वहाँ के क्षण होते हैं, जैसे देवता कहते हैं जिन्हें, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अनेक अनेक आपके, जैसे हमारे उत्तराखंड में भी बहुत जैसे देवी देवता हैं तो वो आते हैं देवी। तो वही आप जो लेक है वहां पे उसको ही क्रॉस करते हैं, और कोई क्रॉस नहीं कर सकता उस लेक को। तो वो चीज भी मैंने लास्ट में देखी। तो 2 दिन स्नान होता है, एक जन्माष्टमी पे और एक होता है राधाष्टमी पे। तो ये यात्रा मैंने स्टार्ट करी विकासनगर देहरादून से। तो मैं सुबह सुबह निकल गया था 6 बजे घर से, और मैंने रूट पकड़ा अम्बाला होके। अम्बाला से लुधियाना, जलंधर गया। जलंधर में मेरे साथ जैसे ही मैं एंट्री करी मेरा बाइक का पंचर हो गया। मैं सोलो, मैं बताना चाहूंगा ये यात्रा मैंने सोलो करी है, वो भी बाइक पे। मेरे पास बुलेट है और मैंने ये यात्रा सोलो करी है। तो वहां पे, और उस दौरान क्या हुआ कि बारिश इतनी तेज थी कि मतलब समझ में ही नहीं आया कि मैं इतना हैवी सामान उतारूं कैसे। तो मिल जाते हैं लोग हेल्प करने के लिए। फिर वहां सरदार जी थे एक, उन्होंने अपनी पगड़ी से अपना वो निकाला, उसमें से कील निकालने की कोशिश करी मैंने। बाइक पंचर हुआ जब मेरा, तो वहां बारिश इतनी तेज थी, फिर बारिश पंचर लगाया, फिर आगे गया मैं भीगता भीगता। तो मैं पहुंच गया था आपका 12-1 बजे, मैं पठानकोट पहुंच गया था। 1-2 बजे के आसपास मैं पठानकोट पहुंच गया। तो वहां से फिर चंबा का जो रास्ता है वो 3 घंटे के आसपास था, 3-4 घंटे का। तो चंबा पहुंचा मैं। तो आप भी अगर आना चाहें तो पठानकोट रेलवे स्टेशन सबसे एक पास का जरिया है जाने का। वहां पे आप आ सकते हैं। पठानकोट से डेली बसेस चलती हैं वहां के लिए जब यात्रा सीजन स्टार्ट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं आती वहां पे। थोड़ा दिक्कत आती है बारिश और थोड़ा सड़क का ऐसी है। अभी जब मैं गया था चंबा पहुंचा मैं, तो वहां पे लैंडस्लाइड, एक दिन पहले लैंडस्लाइड हो चुका था। तो उस समय पूरा ही कीचड़ कीचड़ था वो। तो मैं चंबा पहुंचा रात को 7-8 बजे। तो वहां पे मैंने कमरा कुमरा लिया, और बारिश फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो गई। तो जब मैं सुबह उठा तो बाहर निकला ही था कि बारिश इतनी भयंकर थी कि बस मैंने कहा भैया वापस चलो, अब देखी जाएगी। अब मेरे ख्याल से यात्रा स्टार्ट तो मेरी होने की हुई। फिर मैंने कहा, आधे घंटे बैठा रहा मैं। फिर एक अंकल दिखे, मैं सामान पैक कर रहा था अपनी बाइक पे दोबारा। तो एक अंकल दिखे, अरे बेटा कोई बात नहीं। मतलब ऐसा लगा कि जैसा क्या पता भगवान ही खुद ही आके बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, यात्रा अच्छी होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो, मैंने ठीक है। थोड़ी सी दूर गया, बारिश बंद। मतलब इतनी तेज बारिश थी, और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बारिश बिल्कुल बंद। और जो चंबा से भरमौर का रास्ता है वो इतना संकरी है ना, मतलब। और मैं बारिश के दिन ही पहुंचा तो वो पूरा लैंडस्लाइड एरिया हो रखा था। तो चला, हिम्मत करी। सुबह सुबह मैं वहां से निकल गया था 6 बजे। तो भरमौर से चंबा जो है वो 65 किलोमीटर की आपकी दूरी है। तो भरमौर पहुंचा मैं, और भरमौर मैंने स्टे किया। तो भरमौर में ये है कि एक भरमाणी माता का मंदिर है, जो कि ब्रह्मा की देवी है, बेटी है, सॉरी, ब्रह्मा की बेटी है। तो ब्रह्माणी माता मंदिर की कहानी ये है कि आपको पहले मणिमहेश झील जाने से पहले, यात्रा करने से पहले ब्रह्माणी माता का आशीर्वाद लेना ही पड़ता है, जो कि वहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे आपका यूटिलिटी वगैरह और सुमो वगैरह चलती रहती है। तो ब्रह्माणी माता की भी एक कथा है कि आपको दर्शन पहले वहां पे करने पड़ेंगे। वहां पे कुंड है,
और उस कुंड में नहा के माता का आशीर्वाद लेके फिर आपको मणिमहेश झील की यात्रा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो भरमानी माता का भी एक ऐसे है कि वो वहां पे उत्पन्न कैसे हुई, आई कैसे। तो अब थोड़ा सा पीछे जाता हूँ मैं। फिर मैं नीचे आया, जहाँ पे भरमौर है वहां पे एक 84 देवी 84 कुटिया का टेम्पल है, 84 मंदिर कहते हैं उसे। तो वहां पे भी एक कथा कहते हैं कि जब शिवजी जी जा रहे थे अपने 84 सिद्धों के साथ, तो वो एक रात वहां पे रुके। उन्होंने देखी जगह वहां पे, तो वो रुक गए। तो जैसे ही रुके वो, तो भरवानी माता उस समय वहां पे नहीं थी। तो वो जैसी ही आई, उन्होंने देखा कि अरे मेरी स्थान पे तो इतने सारे लोग कैसे आ गए। तो फिर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से बोला, नहीं उस समय भगवान भोलेनाथ नहीं थे, वो भगवान भोलेनाथ बाद में आए। तो भगवान भोलेनाथ ने माता से बोला कि आप दूसरी जगह चली जाइए, और या तो हम सुबह उठते ही यहाँ से चले जाएंगे, हम रात को यहाँ रुकेंगे। तो भरमानी माता ने कहा ठीक है। तो भरमानी माता फिर दोबारा आई सुबह। तो देखा क्या वहां पे वो सिद्ध स्थापित हो चुके थे, 84 जो सिद्ध थे वो स्थापित हो चुके थे वहां पे। तो इसलिए भरमौर में 84 देवी 84 कुटिया टेम्पल है। और फिर माता ने क्या गुस्सा हो गई माता। माता ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो माता ने कहा कि माता आप ऊपर जाइए और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी मणि में झील आएगा सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेगा लेगा। और जो कुंड है वहां पे नहा के स्नान करके जब उसे यात्रा पूरी संपन्न होगी। तो माता चली गई। फिर तो ये ऐसे स्टार्ट हुई। फिर भरमौर से 5 किलोमीटर के आगे है हटसर जगह पड़ती है। हटसर वही एक मेन स्पॉट है जहां से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है ट्रैकिंग के लिए। यहाँ से दो आपका जगह है, एक कुक्ति विलेज है हिमाचल में, वहीं पे वो दूसरी तरफ है। तो लोग वहां से भी ट्रेवल करते हैं। जो पांगी वैली है, ये पूरा एरिया पांगी वैली, और यहाँ से आपने सच पास का सुना होगा, अगर सबसे हाईएस्ट वो है, डेथ रोड है वो। वहीं से आपका जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, किल्लाड़ ये जगह जाती हैं। तो वहां के लोग बहुत आते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो ही मानते हैं कि वो लेक जो गांव के हैं वो वहीं से है। और ये आज से नहीं, कम से कम 100 सालों से वो पहले पैदल आते थे और नंगे पैर आते हैं वहां से। तो ये भी एक भगवान का अद्भुत चमत्कार है कि लोग पैदल आते हैं, और मतलब ऐसा है कि वहां रुकते रुकते हैं। तो चलते गए भाई, हटसर पहुंचे। हटसर में सुबह सुबह मैं नहीं, उसी दिन पहुंच गया था मैं हटसर, जिस दिन दूसरे दिन गया था। तो हटसर से मैं धंचो है एक जगह, वहां पे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। हटसर से धंचो कम से कम 6 किलोमीटर है। बट वो इतना खतरनाक रास्ता है ना। अभी पिछले साल वहां पे एक छोटा सा पुलिया है, वहां पे झरना बहता है। वो कहता है कि विष्णु का झरना है, वो ऊपर से ही आता है झील से। तो वो जो पुलिया है वो हमेशा टूटी रहती है। मतलब वो ऐसी जगह है कि आपको आशीर्वाद लेके उस जगह से भी जाना पड़ता है। तो एक ने बोला कि भैया थोड़े सिक्के या पैसे हो तो आप यहाँ पे चढ़ा दो। मैंने ठीक है भाई। तो हटसर से धंचो की तरफ गए, और धंचो में रात को मैं पहुंच गया था 5-6 बजे धंचो। तो धंचो मेन इनका पहला स्टे धंचो में है, जो कि 6 किलोमीटर का है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बीच में झरना है, और पूरी मतलब बारिश के टाइम तो ऐसी हालत हो जाती है कि भैया कहीं पैर फिसला तो सीधा खाई में। तो धंचो में पहुंच गया था 5-6 बजे। और फिर वहां पे आपके भंडारा वगैरह चलता रहता है हिमाचल वालों का, पंजाब का। इतनी अच्छी जगह है धंचो। मतलब उससे ऊपर फिर ऐसा लगता है कि बस अब तो भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन देने आएंगे ही आएंगे। तो जी धंचो में भी जी, हम धंचो पहुंचेंगे। उससे पहले जो सदस्य अभी जुड़ रहे हैं,
और इस सदन पे भारत के सभी राज्यों से प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। और आज हम यात्रा कर रहे हैं श्री मणिमहेश की, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इस यात्रा का वृतांत सुना रहे हैं श्री अतुल रोहिला जी, जो उत्तराखंड से हैं। और हम धनचो से आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल है कि जो आपने कहा आपने सोलो यात्रा की, ये सोलो यात्रा क्या है? और फिर हम पहुंचेंगे धनचो से आगे, और उसके बाद जब आगे पहुंचेंगे तो हम वहाँ के कुछ चित्र, चलचित्र भी या वीडियो भी हम देख पाएंगे। अब मैं पहुंचता हूँ वापस श्री अतुल जी के पास कि ये सोलो यात्रा क्या है, और फिर हम धनचो से आगे बढ़ते हैं जी। सोलो यात्रा सर ऐसी है कि आपको अकेले ही जाना पड़ता है, मतलब आपका साथी कोई नहीं है। अब होता क्या है, कभी कभार आपने देखा भी होगा कि आप उठे, उन्हें फोन मिलाया अपने दोस्त को, आप फ्री हैं, आपका दोस्त फ्री नहीं है, या आपके फैमिली फ्री नहीं है। और होता क्या है कि कभी कभार वो चीज, जैसे यात्रा कर रहे हैं तो क्या पता वो मतलब उसी समय भगवान बुलाए आपको, तो और साथ में कोई है नहीं, तो उस समय क्या होता है कि आपको मतलब एक पक्का निश्चय करना पड़ता है कि भाई मुझे अकेले जाना है। अब वो चाहे 100 किलोमीटर की यात्रा हो, 10 किलोमीटर की हो, 20 किलोमीटर की हो, बट उसमें क्या है कि आपको सामान फिर उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। फिर आपको बाइक पे आकर अकेले जाना है तो फिर पंचर किट होती है, पंप होता है, और आपको मतलब बहुत ही चेन ल्यूब होती है, क्लच वायर होती है। मतलब अगर आप बाइक से जा रहे हैं, तो कार से भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार में तो हर सुविधा उपलब्ध हो जाती है, मगर बाइक पे बड़ी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। क्योंकि रहने का है, अगर बारिश आ रही है तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे आप, ठंड हो रही है तो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इतना भारी बैग हो जाता है, कम से कम 20-20, 25-25 किलो के बैग हो जाते हैं। तो उसमें आपको, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको सेफ्टी भी रखनी है। तो सेफ्टी के साथ साथ फिर मैंने एक मतलब मेरा पूरा किट है, आपका ग्लव्स है, हेलमेट तो है ही है, आपका मेरी बाइकिंग जैकेट है। तो आपको भी सावधानी रखनी चाहिए कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको ये चीजें आपको पहले से अरेंज करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर रास्ते में कुछ हो गया, अब जैसे मेरा जलंधर में पंचर हुआ था, तो वो तो खैर इतना हिली एरिया नहीं था, मेन था, तो मैं थोड़ा ठीक हो गया। अगर मेरा पंचर होता कहीं हिल स्टेशन पे या हिली एरिया में जहाँ पे कोई नहीं होता है, तो उस समय सरवाइव करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर आपको पैदल ले जानी पड़ती है और बाइक इतनी भारी हो जाती है कि आप पैदल नहीं जा सकते। तो सोलो ट्रैवल में ये है कि आप मस्ती में कहीं पे भी रुको, कुछ भी कर सकते हो, अपना ध्यान लगाओ, बैठे रहो, सोचते रहो अब आगे क्या करना है। उसमें क्या होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं उससे, बॉडी है वो सोचने को मजबूर कर देती है, माइंड सोचने को मजबूर कर देता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो ये चीजें क्या होती है सोलो ट्रैवलिंग में, कि आपको लाइफ में भी ये चीज आपको अच्छी मतलब वो करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी लाइफ में, कि हाँ भाई आपको आगे अकेले कैसे चलना है। क्योंकि आपको पता ही है इतनी भीड़ भाड़ आजकल, पूरा इतना वो हो चुका है कि साथ में कोई जल्दी से कोई जाता नहीं है या कोई साथ में नहीं रहता है। उसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, खाने का मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे सोलो ट्रैवल में ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो ये लाइफ के लिए भी अच्छी चीज है कि आप सोलो ट्रैवल कीजिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि आप सोलो ट्रैवल कीजिए, आपको पता चलेगा लाइफ के महत्व क्या क्या है। आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों से जुड़ोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो अच्छी चीज है। मैं तो सबको यही कहूंगा कि अगर कोई नहीं मिल रहा ना, अपना बाइक उठाओ, कार उठाओ, साइकिल उठाओ, पैदल जाओ, अपना सोलो निकल जाओ। जी। जी जी, बहुत सुंदर। अब हम धनचो से आगे बढ़ते हैं जी। तो धनचो मैं पहुंचा 5-6 बजे। तो उससे पहले ही मुझे 2-3 लड़के मिले भरमाणी में, जो कि वहीं लोकल के थे, वो भी ट्रैवल कर रहे थे साथ में। तो वो एक ही गाड़ी में थे हम, तो मैंने उनसे बातचीत करी, और अच्छे लड़के थे वहीं के, आपका चंबा के। तो थोड़ा फिर वही होता है, जैसे अब मैं अकेला, वो 3-4 जने, तो बातचीत अच्छी होती है, तो कम्युनिकेशन होता है, कुछ जानकारी प्राप्त होती है, अच्छी चीजें मिलती हैं, तो वो मुझे भरमाणी में मिल गए।
तो भरमानी से वो मेरे साथ चले, बट क्या है कि स्पीड का थोड़ा वो होता है कि मैं थोड़ा अगर तेज चल रहा हूँ, वो धीरे चल रहे हैं, तो वो मेरे से बिछड़ गए। तो धनचो पहुंचा मैं 5 बजे, तो मैं उस समय अकेला था। तो वहां पे अपना एक भंडारा चल रहा था कांगड़ा वालों का, तो मैं वहां पे जाके रुक गया थोड़ी देर, अपना चाय वगैरह पी। इतने अच्छे लोग हैं हिमाचल की, तो आपको पता ही है उत्तराखंड हिमाचल देवभूमि है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ भैया अकेले आए हो? मैंने कहा जी अकेले आया हूँ। कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी उत्तराखंड देहरादून से आया हूँ। अरे अरे, आप उत्तराखंड देहरादून से आए हैं इतनी दूर से, अकेले कैसे? मैंने कहा जी अकेले मतलब क्या करें, अब आदत होगी और अच्छा भी लगता है अकेले घूमने में। और उससे पहले ही क्या होता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है हटसर में। हटसर में रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो जरूरी है, क्योंकि आप कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो है, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत गंदा है। तो वहां पे मुझसे पुलिस वाले ने भी पूछा कि भैया अकेले आए हो? मैंने हाँ जी अकेले आया हूँ। तो ये सोलो ट्रैवलिंग का एक सामने वाला एक ना, मतलब एक वो हो जाता है कि अरे अकेले कैसे? मैंने जी बस अकेले ऐसे ही। तो धनचो पहुंचा मैं 5-6 बजे, तो फिर वो बंदे भी पीछे से आ गए, तो उनके साथ में थोड़ी आगे गया। धनचो में हमने स्टे किया। वहां पे भी एक झरना है, जो कि आपका विष्णु का वो है झरना, वो जो झील से आता है, वो वहां पे भी है एक। तो वहां पे स्टे का क्या है कि जैसे टेंट लगे हुए हैं, पत्थर नीचे है और टेंट लगे हुए हैं, बस बीच में पार्टीशन कर रखा है चद्दर का। आपको पत्थर के ऊपर सोना पड़ेगा। आप कोई वीआईपी नहीं हो वहां पे, कोई कुछ नहीं हो, आप जीरो हो वहां पे। आपको वहीं पे लेटना ही लेटना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी आप बेड पे सोते हो, घर पे अच्छे गद्दों में सोते हो, बट वहां क्या है, आपको कंबल है और नीचे वो पत्थर बिछे हुए हैं वैसे ही जैसे काटते हैं, और ऊपर से एक टेंट की छपरी टाइप की होती है, वो लगी हुई है। और धनचो में इतना ठंडा मौसम हो जाता है, वो तो बाय चांस की बात है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि उस दिन बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो वो पूरा टेंट आपका लीक हो जाता। और उस टेंट में कम से कम 50-100 जने थे, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सारी जगह से आके, मतलब बहुत टेंट थे। अभी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ उसकी। तो बहुत टेंट थे, और रात को वहीं गुजारी मैंने। वो 100-200 रुपये लेते हैं अपना टेंट के। उसके आपको अच्छा टेंट चाहिए तो बहुत मुश्किल से ही मिलता है, भंडारा वगैरह चलता रहता है वहां पे। तो धनचो में रुके, फिर रात अपना निकाली वहां पे 10-11 बजे। तो मैंने कहा सुबह जल्दी जाना है। तो 2 जने और मिल गए मुझे, कह रहे भैया हम तो पहले भी आ चुके हैं, कि आप हमारे साथ ही चलना सुबह। मैंने भैया मैं आ जाता हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं अपने घर से बोल के आया हूँ, मैं आराम से दर्शन करके आराम से आऊंगा। तो मैं सुबह उठा 4:30 बजे के आसपास, गुप्त अंधेरा था। तो अब वहाँ फ्रेश कैसे होए? तो आपको पता ही है कि गांव में कैसे जाते हैं कि नदी किनारे बैठ गए। अब वो नदी भी अपना लेक से आई हुई है, उसे गंदा कैसे कर सकते हैं? तो और हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्लीज गंदगी ना करें पहाड़ पे जाके। इतनी गंदगी होती है ना पहाड़ पे, मैं क्या ही बताऊं बस। और इस यात्रा में तो सीजन में तो बहुत गंदगी होती है। तो धनचो से मैं सुबह चला, फिर 5-6 बजे अपना फ्रेश फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करा मैंने। 6 बजे मैं चला वहां से। तो थोड़ी दूर ही गया था, वो बहुत स्टीप है, मतलब जो धनचो से आपका मणिमहेश के लिए है, वो बहुत स्टीप है, मतलब बहुत खड़ा है, वो एलिवेशन बहुत है उसमें। तो धनचो से जैसे ही मैं आगे चला, थोड़ी दूर जाके मेरा क्रैम्प आना शुरू हो गया। तो मैं अब सुबह सुबह, क्योंकि कुछ खाया नहीं होता और इच्छा भी नहीं होती खाने की, तो क्रैम्प आया, तो मैंने पानी पूनी नारियल पानी वगैरह वहीं पे, एक हमारे बिहारी बाबू मिल गए वहां पे, तो वो नारियल। अरे मैंने कहा भैया कहाँ से हो? ये वो, अच्छा गोरखपुर से हो? अरे हम तो आपके साथ के हैं। तो उन्होंने मुझे जो 50-50 रुपए में लोगों को दे रहे थे, वो मुझे 30 रुपए में उन्होंने नारियल पानी दिया। कह रहे भैया आप तो हमारे पड़ोस में हो, कोई बात नहीं। तो नारियल वगैरह पानी पिया मैंने। क्रैम्प हमेशा ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपको। कम से कम हाइड्रेट रहिए, नमक पानी नींबू वगैरह आप साथ लेके जा सकते हैं। मैं नमक वगैरह लेके गया हुआ था।
तो चले धंचो से ऊपर, और फिर धंचो से ऊपर जो सेकंड वो है शिव घराट। शिव घराट में कहते हैं कि अंदर ना चक्की चलती रहती है। एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर, आपको दिखने की नहीं वो। तो जो ऊपर से पानी आता है, जैसे घराट में चलती है चक्की, अगर आपने देखी होगी, तो वो शिव घराट है। वहां पे मतलब दर्शन करना एक ऐसा था कि अब पत्थर पे आवाज आप यूं सुनेंगे तो घराट की आवाज आएगी, चक्की चलने की। तो वो शिव घराट है। कहते हैं कि शिव जी शायद यहीं पे खाना खाते थे या कुछ करते थे, तो वो कहानी है, वो बताते हैं वहीं के गांव वाले। तो वो शिव घराट है। वहां से कम 3 की 4 किलोमीटर पे शिव घराट है वो। और वहां पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, पूरा शिला है वो, और शिव घराट है अंदर। तो वहां पे दर्शन करे, वहां से दर्शन करके फिर ऊपर चले, चुकी थी उसमें। तो चलते गए तो फिर जो थर्ड वो है आपका रुकने का, वो है सुंदरासी। एक सुंदरासी जगह है जो लास्ट वो है वहां पे रुकने का। वहां पे भी आपके भंडारा चलता रहता है। और सुंदरासी से जो इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, अगर हल्की सी भी बारिश आई ना, आप डेड, आपका पैर फिसला डेड, ऐसे है वो यूं। अब आप मेरा हाथ देख लीजिए, आप इस वाले एंगल पे चलना है आपको, और वो ऐसे पहाड़ है। अभी मैं फोटो शेयर करता हूँ आपसे, वीडियो दिखाता हूँ पूरी उसकी। ऐसे चलेंगे ना, पूरा पहाड़ है वो। मतलब आप नीचे से देखेंगे तो आपको दिखने का ही नहीं रास्ता, खाली एक पट्टी दिखाई देगी यूं करके। तो वो तो बाय चांस की बात है, बर्फ भी नहीं थी, क्योंकि क्या होता है, बर्फ जमी रहती है तो पूरा आपका वो होता है, स्लाइड होने का खतरा, और ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। तो लोग भी बहुत थे, क्योंकि यात्रा सीजन पे लोग बहुत रहते हैं, और लास्ट का दिन था तो यात्रा बहुत जबरदस्त चल रही थी। तो वहां से थोड़ी दूर गया मैं, फिर धीरे धीरे बैठा, थोड़ा चला आगे। तो एक हादसा हो गया, बट मेरे साथ नहीं हुआ, वो सामने वाले के साथ हुआ। सामने वाले के साथ ऐसे हुआ, एक अंकल थे, उन्होंने अपने बच्चे को घोड़े पे बैठा रखा था। अब सुंदरासी से जैसे ऊपर जाएंगे तो दो रास्ते कटते हैं। तो एक तो घोड़े वाला रास्ता है, और एक है आपका सीधा पैदल वाला रास्ता। तो घोड़े वाले रास्ते पे जा नहीं सकते, क्योंकि वो इतना छोटा रास्ता है, जितने घोड़े के पैर आते हैं उतने ही आता है। तो जैसे घोड़े ने पैर रखा उस रास्ते पे, तो वो नीचे कीचड़ होगा, वो घोड़ा वो हो गया, उसका पीछे वाले पैर दोनों स्लाइड हो गए। और वो तो बाय चांस की बात है, उसके पिताजी ने लड़के को हाथ से पकड़ा, और वो मरते मरते गिरते गिरते बचा, घोड़ा भी और वो भी। मतलब देख के ऐसा लग गया भाई गया तो ये। तो इतना डेंजर रास्ता है वो। तो उसका कुछ पैर वगैरह घोड़े का उस बच्चे के थाइस वगैरह पे लगा, फिर उसे हमने वो करी, बाम वगैरह लगाया। तो थोड़ी फिर आगे गए। आगे जाने पे क्या है कि वहां से सुंदरासी से गौरीकुंड आता है। गौरीकुंड जगह है जहाँ पे आप खाली महिलाएं ही नहाती है वहां पे। वो कुंड ऐसा है, गौरीकुंड, माता पार्वती का कुंड है वो। तो वहां पे खाली महिलाएं नहाती हैं, तो वो कवर्ड वगैरह रहता है। वहां पे मेला लगता है, तो पूरा आपका दुकानें वगैरह जैसे मेले में लगती हैं वैसे था। तो वहां से कैलाश पर्वत दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही कैलाश पर्वत दिखता है, सारी थकान दूर। मतलब ऐसा लगता है कि बस अब यहीं बैठ जाओ। बट बैठना तो था नहीं, अब थोड़ी आगे चलना था, क्योंकि जो गौरीकुंड से मणिमेश लेक है वो ऊपर है 1.5 किलोमीटर। और वहां हालत ऐसी खराब हो गई थी गौरीकुंड में, गौरीकुंड से निकलते हुए, क्योंकि वो और खड़ी चढ़ाई थी। और जो मणिमहेश कैलाश की हाइट है वो कम से कम है 18,000 के आसपास। और मणिमहेश की जो मतलब पीक है वो 18,000 पे है, और जो लेक है वो 13,000 पे है। अब आप एलिवेशन देखिए, इतनी सी उसमें 5-6 हजार फीट का अंतर है। और तो वहां से मणिमहेश
पहुंचे, धीरे धीरे करते करते मैं पहुंचा। दर्द हो रहा था बहुत, बैठा रहा थोड़ी देर, फिर चलता रहा। कम से कम 1.5 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में वो कवर किया है ऊपर। और जैसे ही मैंने मणिमेश द्वार जो लेक है, जैसे ही वहां पहुंचा, मन को शांति इतनी मिली ना। 5 मिनट में मौसम ऐसे बदलता है, कोहरा, कभी धूप, कभी छाँव, आपको पता ही नहीं चलने का साथ वाला भी है या नहीं है, इतना कोहरा हो जाता है कभी कभार। तो फिर वहां पे मैं बैठा रहा। फिर मैंने, झील है वहां पे, इतनी लंबी बड़ी झील है वो, उसे परिक्रमा करनी पड़ती है, तो वो नहाने के बाद करनी पड़ती है। तो वहां पे मैं बैठा रहा, तो एक दिक्कत ये हुई मुझे कि वहां रहने के लिए अब कैसे अरेंजमेंट होगा। अब मैं पहुंच तो गया मणिमहेश लेक, अब वहां रहने के लिए कैसे अरेंजमेंट होगा। अब वहां दो तीन से पूछा मैंने कि भैया टेंट वगैरह क्या है, कैसे सिस्टम है। कह रहा भैया हम तो ग्रुप वालों को देते हैं, सिंगल को तो देते ही नहीं हम। अब दिक्कत ये, मैं कम से कम 2 घंटे ऐसी टेंट, कभी इधर कभी ऊपर चढ़ूं कभी नीचे चढ़ूं, वहां पूरा ऐसे ऐसे जब पहाड़ है तो एक टेंट यहाँ लगता है, एक टेंट यहाँ लगता है, ऐसे लगता है अगर किसी ने कैंपिंग करी हो तो आधे 1 घंटे तो मैं ऐसे ही रहा। फिर मुझे आया गुस्सा, मैंने यार ये कैसे सीन है, मैंने यार हम भी ऐसे चलते रहते हैं। तो फिर मैंने दो तीन से पूछा, नहीं करा। तो फिर वहां पे पुलिस वाले थे, तो मैंने उनसे बोला, मैंने भैया यार ये कोई बात हुई है कि आप, मतलब सोलो राइडिंग में इतना दिक्कत आती है कि सिंगल पर्सन को कभी कभार रहने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोलो राइडिंग में ये भी है। बट ये है कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं देता जगह, बट ये है कि रेट्स हाई हो जाते हैं, तो आपका जो बजट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा इसके लिए। तो फिर अ, 1-2 घंटे बाद मुझे रहने के लिए एक वही टेंट मिला, बिल्कुल बेड। मतलब ये था कि भाई ये इसमें रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और रात को अगर बारिश आ गई तो कैसे रह पाएंगे। मतलब इतनी कठिनाई थी उस समय। तो चलो कोई बात नहीं, रह लेंगे। 2-3 कंबल ले लिए हमने, अपना वही अपना टेंट, 8-10 जने, तो 2-3 जने और मिल गए। तो वो जो मेरे साथ नीचे भरमानी माता से आ रहे थे वो तो मिले ही नहीं, वो मुझे दिखे ही नहीं बंदे। तो बैठा रहा मैं, इतने में 5 मिनट बाद फॉग आ गया। तो फिर अपना परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा करी, बारिश आ गई, तो वहां छड़े आनी स्टार्ट हो जाते हैं, छड़ी होती है उनकी देवताओं की, तो वो आनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो आनी स्टार्ट हुई तो भीड़ बढ़ती गई, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, तो वो भीड़ बढ़ती गई। तो इतने लोग आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर की बहुत मान्यता है, जम्मू कश्मीर वाले बहुत मानते हैं इस यात्रा को, जो कि किश्तवाड़, किल्लाड़, कहाँ कहाँ से आते हैं। बहुत इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई इन्होंने ही यात्रा को इतना वो किया है, अभिभूत किया है, कि भगवान भोलेनाथ पता नहीं कहाँ कहाँ से बुलाता है। और मेरे ख्याल से जिस समय मैं था वहां पे, उत्तराखंड और यूपी से शायद ही मैं ही अकेला बंदा हूँगा जो उस समय वहां पे था, जहां तक मुझे आइडिया है, बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है। और मणिमहेश कैलाश कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे, मतलब इसकी आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है यहाँ पे मणिमहेश में। तो ये है कि जो, और ये जो लेक है ना, ये जो सबसे बड़ा मानसरोवर लेक है, आपने सुना होगा, तो उससे ही रिलेटेड लेक है ये, सबसे बड़ी लेक है ये भी। उसके द्वारा अगर आपने यहाँ नहा लिया ना, तो आप समझो मानसरोवर नहा के आ गए। तो कैलाश तो देखते ही बनता है, कैलाश कैलाश ऐसे नहीं कैलाश हो जाता। पंच, अभी मैं पीछे पंच केदार करके आया हूँ, मधमेश्वर, आपका रुद्रनाथ करके आया था मैं पिछले साल। तो कैलाश का ऐसा है कि कहते हैं कि एक भेड़ वो था, आपका गडरिया था जो भेड़े चढ़ाता था। तो उसे कुछ आशीर्वाद मिला भगवान भोलेनाथ से कि कि भगवान ने कहा अगर तुझे दर्शन करने हैं तू अपनी भेड़ लेके आइयो, और पीछे मत देखियो। तो भाई वो सुबह चल दिया। अब जैसे ही वो चलता है, एक भेड़ गायब।
पत्थर में बदल जाती है, फिर दूसरी भेड़ वगैरह पत्थर में बदल जाती है। ऐसे करते करते उसकी जो भेड़ें थी वो सारी पत्थर में बदल जाती हैं। तो अब भगवान भोलेनाथ ने उसे बोला था कि भाई तू पीछे मुड़ के मत देखना बस। तो अब वही होता है ना, लालच बुरी बला है। उसने कहा यार मेरे पास एक भेड़ रहेगी, इसे मैं अपने साथ ही लेके चलता हूँ। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, अब वो पत्थर में बदल गया। मतलब वो कैलाश ऐसा है कि आज तक उसे कोई नाप नहीं पाया। कैलाश को तो खैर कोई नहीं नाप पाया, बहुत लोगों ने कोशिश करी मगर नहीं कर पाए। तो इसलिए कहता है, एक सीख ये भी मिलती है कि लालच, तो भगवान की लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान ने कुछ कहा है, भोलेनाथ ने कुछ बोला है, अगर अगर वो बाई चांस बंदा बिना लालच के वो दर्शन कर लेता, मगर लालच उसे मार गया, वो पत्थर में बदल गया। कहते हैं कि एक सांप भी चढ़ने की कोशिश करी थी, एक सांप ने, तो वो भी पत्थर में बदल गए थे। तो इतनी वो कैलाश की है। और मणिमेश कैलाश कैसे हुआ कि शायद आपको त्रियोगी नारायण मंदिर पता हो, वो केदारनाथ के पास है। तो वहां भोलेनाथ की शादी हुई थी, सबको पता है। कहता है कि भोलेनाथ की शादी हुई थी वहां पे। तो जब शादी के बाद भगवान ने दूसरा जो स्थान था वो ये माता पार्वती ने वहीं पे देखा था शिव जी के लिए, मणिमहेश कैलाश। अब मणिमहेश का मतलब क्या है कि मणिमहेश मणि की तरह जो चमकता है ना, मणि महेश कैलाश। और मणि की जो ये है मणि, तो ये आती है 3-4 बजे के आसपास, जब बिल्कुल अंधेरा और जब आपको पता ही है वो होता है। तो एक लाइट आती है कैलाश के ऊपर से रात को, वो 3-4 बजे, मतलब 5 मिनट के लिए आएगी, या कभी कभार 2 मिनट के आएगी, बादल होंगे तो नहीं दिखाई देगी। तो मतलब कहते हैं कि वो मणि को अगर आपने देख लिया ना, तो आपने दर्शन किया, आपने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा लिया। आपकी जिंदगी में कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो रात को इसके पीछे भी एक थी 5। अब रात को नींद कैसे आएगी जब मणि देखनी है? तो अब आपको इतना, मतलब इतनी दूर आया तो मणि तो देख के ही जानी है। तो रात को नींद नहीं आई, उठते रहे बैठते रहे, ठंड इतनी थी, बाहर कंबल में जैकेट वगैरह 3-3 जैकेट पहन रखी थी मैंने। और जैकेट के बारे में बताऊं कि आप अगर एक छोटा सा भी एक बैग लेके चलेंगे ना पहाड़ पे, तो आपको ऐसा लगेगा भाई पत्थर लेके चल रहा हूं मैं। मैंने खाली एक जैकेट पहनी हुई थी, एक जैकेट मेरे बैकपैक में थी, और एक मेरे पास आपका ये था इनर। तो वो भी ऐसा लग रहा था इतना भारी कि भाई मैं इसे लेके क्यों आया। बट रात को क्या था कि भाई रात को तो देखनी थी मणि, तो पहन के बैठ गए। 5-5 मिनट में कोई आगे जाए, कोई जो आपका टेंट में इतने सारे जने थे, आगी आगी अभी नहीं आई अभी नहीं आई, तो मतलब एक एक्साइटिंग इतना था ना कि भाई देखनी है यार कैसे होती है मणि, इतनी दूर, इतना सुना है मणि महेश के बारे में, इतना कैसे करेंगे। तो मतलब 5 मिनट के लिए बाहर निकले और वॉशरूम वगैरह गए, तो जैसे ही आए देखा गया सामने लाइट, और ऐसी चमत्कार लाइट थी ना वो कि मतलब इतनी, ऐसा जैसे किसी ने ऊपर से बल्ब जला रखा हो। तो उस समय कहते हैं 4 बजे, आपको पता ही है देवता का जाग, कहते हैं हमारे हिंदू में देवता का जागने का समय होता है 4 बजे के आसपास। देवता स्नान करते हैं और 4 बजे, तो उसी समय ये मणि दिखाई देती है, 4, 5, 4, 4:30 बजे के आसपास। तो वो जैसी मणि आई, वो धीरे धीरे यूं आई, और एक जगह जाके ऐसे करके जो चमकने, ग्लिटर स्टार्ट होगी उसमें। और जब वो शाइन मारती है ना, तो ऐसे आती है उसकी रेस, डायमंड जैसे चमकता है ना, तो ऐसे आती है उसकी। तो देखिए वो, भाई वो 5 मिनट तक जाए ना, और हम भी क्यों जाएं जब सामने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करने हैं। तो वहां पे है। और अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि गौरी कुंड से जब मणि महेश के लिए आते हैं, तो एक रास्ता जाता है कमल कुंड के लिए।
वो रास्ता 2 या 3 किलोमीटर का है, मगर वो भी बहुत खड़ी चढ़ाई है। कमल कुंड, कमल कुंड कहते हैं कि देवता वहीं पे स्नान करते हैं, और वो लेक नहीं आते। लेक खाली शिव और पार्वती स्नान करते हैं, बाकी देवता कमल कुंड में स्नान करते हैं। और कमल कुंड में तो ऐसा है कि वहाँ एक बाबा रहते हैं, वो 12 महीने 24 घंटे वहीं रहते हैं वो। चाहे बर्फ हो, आपने अगर वीडियो देखी हो कभी नेट पे, तो एक बर्फीले बाबा हैं वहाँ पे, वो रहते हैं। तो वो दिखे मुझे, फिर हम आए, फिर मणिमहेश वो आपका पहुंच गए थे। तो जैसे ही रात को वही अपना मणि दिखाई दी, तो 5 मिनट बाद फिर, अब नींद कहाँ आती है, 5-6 बज गए। तो अब सुबह भी क्या होता है कि सुबह जो ऐसे करके वहां पे जो कैलाश है, यहाँ पे एक ऐसे जगह है, वहीं से आपका सूरज उदय होता है। तो अब सूरज भी देखना था कि भाई इसमें कैसे क्या दिखेगा इसमें। रात को तो मणि देख ली। वो 2 टाइम दिखाई देती है, मैं आपको बताऊं, एक रात को दिखाई देती है और एक सूरज के टाइम पे दिखाई देती है। जो सूरज की किरणें होती है ना, कहते हैं कि आप दूरबीन से तो देख ही नहीं सकते। अगर आपने दूरबीन लगा के उस सूरज की किरणों को देख लिया ना, आपकी आंखें खत्म। तो अभी कोई मुझे वहां बंदा बता रहा था कि इंसिडेंट हुआ, कोई ट्रैकर था, वो बाइनोकुलर और दूरबीन लेके आया हुआ था। तो वो सामने वाली पहाड़ी पे बैठा हुआ था, तो वहां से वो देख रहा था। उसका शीशा ऐसा टूटा और कांच उसकी आंखों में। तो एक भगवान की लीला है ये। कभी भी जैसे हम कहते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया या कुछ हो गया, कि आप अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए ये। तो ये चीज सत्य है कि नहीं देखना चाहिए। कुछ किरणें ऐसी होती हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए नहीं होती, और आप भगवान से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो नहीं देखना चाहिए। तो सुबह फिर अपना हम वहाँ पे जो लेक है, वहाँ पे साइड में अपना नहाए। इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था। जैसे ही भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके उस झील में पैर रखा ना, 2 मिनट के लिए तो सांस बंद। और उसके बाद इतनी गर्मी आई ना उस झील में नहा के। जैसे हम हरिद्वार में गंगा जी में नहाते हैं, कितना ठंडा पानी होता है, और जैसी 2 डुबकी लगाई अपना, एकदम बॉडी गर्म हो जाती है। तो ऐसी उस लेक में है। कहते हैं उस लेक को आपने नहा लिया ना उस लेक से, कि बस वो लेक क्या पवित्र स्थल, वो जल है भगवान भोलेनाथ का। तो वो मैं लेके भी आया था, अब पता नहीं खत्म हो गया वो जल। मैंने बहुत लोगों को दिया है यहाँ पे। तो वो जल कभी खराब नहीं होता है। और उस दिन थी राधा अष्टमी। राधा अष्टमी को मैंने मणि महेश मणि के दर्शन किए। इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था ये तो। और क्या बोलते हैं, फिर सुबह जो हुई, अपना सूरज उगा, तो उसकी जो किरणें थी वो भी जबरदस्त थी। उसी किरणों पे हम नहाए। मतलब उसी किरणों के नीचे कहते हैं कि जैसी किरणें आती हैं तो आपको नहाना चाहिए। तो उसी किरणों पे मतलब हम नहाए। वहाँ 3-4 जने थे। बहुत जने थे। तो ऐसे ही करके यात्रा। और अब तो सुविधा इतनी हो गई है कि अगर आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है, भरमौर से हेलीकॉप्टर चलते हैं जो कि गौरीकुंड तक आते हैं। 5 मिनट में आपको गौरीकुंड छोड़ देंगे वो। बट उसका किराया इतना है कि एक साइड का मेरे ख्याल से 4500 रुपए के आसपास इस बार इन्होंने किया था, हिमाचल सरकार ने। और 9000 रुपये आना जाना था वहाँ का, भरमौर से गौरीकुंड हेलीकॉप्टर से। बहुत लोग आते हैं। आपको वन साइड आना है, एक तरफ आना है, एक तरफ पैदल जाना है, तो आपके लिए भी अच्छा है वो। अ, तो ऐसे ही अपनी यात्रा यहाँ से नीचे उतरा। फिर मैं नीचे उतरते उतरते लेट हो गई। और दूसरी तरफ पहाड़ी है, ये नदी है, एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर। मैं आया इधर से था, बट मेरे को जाना इधर वाले रास्ते से था, जो कि ये सबसे पुराना रास्ता है। और ये पुराना रास्ता इतना है कि इसमें इतने मोटे मोटे पत्थर हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेन है। अब नीचे उतरते हुए बड़ी दिक्कत।
ऊपर चढ़ते हुए तो आदमी संभल सकता है, मगर नीचे उतरते हुए बड़ी दिक्कत है। तो वो जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा है। और धनचो की एक बात बताऊं आपको मैं, जो गुरदासपुर जगह है पंजाब में, वहां से शिवलिंग लाया गया। कम से कम इतने, पता नहीं कितने टन का शिवलिंग था वो, इतना बड़ा था वो शिवलिंग, जो कि लोग कंधे पे उठा के, मतलब बल्ली वगैरह लगा के कंधे पे लेके जाते हैं। और उससे पहले उन्हीं लोगों ने एक त्रिशूल लगाया है, इतना बड़ा त्रिशूल है वो, जिसमें आई बनी हुई है भोलेनाथ की। वो ही त्रिशूल उन्होंने ही लगाया है। तो एक मतलब इतनी मान्यता है पंजाब में। और लोग इतना भंडारा वगैरह करते हैं। आप पठानकोट से जैसी चंबा के लिए मुड़ेंगे, आपको भंडारा दिखेगा ही दिखेगा। मतलब इतने भंडारे हैं, इतने भंडारे हैं, इतने भोले के भक्त हैं कि मतलब एक आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं आ कहाँ गया। मैं ऐसा लगेगा कि भोले की नगरी भाई यही है, ऐसा अभिभूत होगा। तो इतना एक्साइटिंग था। आते हुए फिर क्या हुआ, तो मैं नीचे उतरा तो मैं उतरा 4 बजे। हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, और टांगों में इतना दर्द था, क्रैम्प आ चुके थे। उतरते हुए तो ऐसा था कि भाई अब 1 किलोमीटर भी ऐसा लग रहा था 5 किलोमीटर के बराबर। उतरते हुए बड़ी दिक्कत होती है, चढ़ते हुए तो आदमी चढ़ लेगा। उतरते हुए क्या सोचता है, उतरते हुए क्या होता है, घुटनों में आपके प्रेशर पड़ता है। तो ट्रैकिंग में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कभी भी ट्रैकिंग शूज लेना तो 1 नंबर बड़ा लें, जिससे उतरते हुए, मैं एक ये टिप्स दे रहा हूँ, जिससे उतरते हुए आपका जो आगे का अंगूठा है वो हमेशा गैप में रहे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि टाइट शूज ले लेते हैं और चलते हैं, नीचे उतरते हुए फिर उनके अंगूठे में और उंगलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक टिप ये है कि हमेशा 1 नंबर ट्रैकिंग शूज बड़ा लें, जिसमें हल्का सा गैप हो, और जब भी आगे प्रेशर हो तो ऐसे चलना चाहिए पैर। तो ये आपका मणिमहेश कैलाश था। और अब आप देखिए कि मुझे वहां पे मणिमहेश में 2 बंदे मिले। एक ये आगे की एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है, ये एक मतलब भोलेनाथ का आशीर्वाद था, क्या पता उन्होंने ही भेजा हो। 2 बंदे मुझे मिले मुकेरिया के, पंजाब में, जो कि पठानकोट और बॉर्डर पे ही है, मुकेरिया जगह है। और उन्होंने बताया कि भैया आप भोलेनाथ के इतने भक्त हो और आप जाते रहते हो ट्रैकिंग पे, अभी मधमेश्वर भी होके आए, रुद्रनाथ होके आए, मैं पंच केदार पूरा होके आया हूँ, कल्पेश्वर। और आपका केदारकंठा ट्रैक किया था मैंने। केदारकंठा ट्रैक तो मैंने दिसंबर में किया था, स्नो ट्रैक किया था वो। केदारकंठा में भी भगवान भोलेनाथ की एक कथा है, जिससे नाम उनका केदारकंठा पड़ा। वो रिलेटेड है आपका केदारनाथ से। जब भोलेनाथ जब आपका ये ढूंढ रहे थे, पांडव भीम वगैरह और ये सब, ये पांडव ढूंढ रहे थे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। तो केदारकंठा की भी एक कहानी है। और ये आ, केदारकंठा में, हम केदारकंठा और दूसरी जगह भी आपके साथ जाएंगे। और मेरे ख्याल से उत्सुकता होगी कि हम कुछ चित्र देख पाएंगे अगर मणिमहेश के। तो आप कोशिश करिए उसको शेयर करने का। और जी जी अन्य जी, लोग तेज हैं, शायद आपसे वार्तालाप भी होगी। जी जी। एक ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी। ये आपको दिखाई दे रही है सर, क्लिप? अभी नहीं दे रही है। एक भाई साहब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अब हुई सर? नहीं। अभी तो नहीं हुई ना। और जब तक स्क्रीन शेयर होती है
तब तक आदरणीय पवन सर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि की यात्रा में आप आए और आप अपनी बात कहें और चलिए जो लास्ट में अब राइट हैंड पे 3 बिंदु हैं पॉइंट इसमें का जो मेरे ख्याल से आप यहीं से शेयर कर रहे होंगे शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन है एक एरो है उसको टच करते हुए फिर आप वीडियो पे जाइएगा जी 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 सर अब हुई है जी हाँ जी जी ये है सर छोटी सी क्लिपिंग अब दिखाई दे रही है सर हाँ दिखाई दे रही है जी तो ये धनचो हादसा से धनचो है तो ये मैं रास्ते में गया था तो इतनी तेज बारिश थी ये पूरा हाईवे मैं बारिश में भीगता हुआ गया हूँ 2-3 घंटे ये चंबा पहुंच गया था मैं 4-5-6 बजे के आसपास ये देखिए क्या मनमोहक दृश्य है ये चंबा का और ये जो सर आप देख रहे हैं ये आपका मणिमहेश कैलाश दर्शन प्रथम कैलाश दर्शन है जो कि भरमौर से पहले ही है वो चंबा और बीच में और ये भरमानी माता का कुंड है अब ये यात्रा सर हटसर से यहाँ से स्टार्ट होती है ये जो पुल है ये नया बना है सर ये अब ये जो साइड वाला पुल है ये पुराना था ये और ये आपका धनचो में कांगड़ा वालों का ये देखिए ऐसे सोना पड़ता है वहां पे कोई सुविधा नहीं है ऐसे सोना पड़ता है ये देखिए ये है वो झरना ये जो आप छड़ी देख रहे हैं ये महाराज देवता हैं ये ही क्रॉस करते हैं आपको ये देखिए वो जो सामने वाला रास्ता है सर ये बिल्कुल स्टीप रास्ता है ये वो बंदर घाटी है पुरानी ये देखिए आपको रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा होगा इतना छोटा संकरी रास्ता है ये ये आप ये जितने भी आप मुकुट वाले देख रहे हैं ये छड़ी होती है जो जम्मू कश्मीर से आती है ये है वो शिव घराट इतनी भीड़ थी यहाँ पे जबरदस्त भीड़ आपको दूर से तो रास्ता दिखाई नहीं देता ये सुंदरी कहते हैं इसे सुंदरासी भी कहते हैं ये देख रहे हैं आप सर रास्ता ये सामने ये पूरी लैंडस्लाइड एरिया है ये हाँ जी ये देखिए कितना कठिन रास्ता है ये लोग अपना ये पूरा हिमाचल उस समय आखिरी दिन था तो सारे हिमाचल के थे बाहर का टूरिस्ट कोई भी नहीं था क्योंकि अभी जो आपदा आई है उससे लोग आए भी नहीं इस बार आपको मेरे को तो यहाँ से रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था खाली लोग चलते हुए ऐसे जैसे चींटियां चलती है ना ऐसे दिखाई दे रही थी
खच्चर वगैरह चलते रहते हैं वहां पे। और मैं वहां से आ रहा हूँ, देखो नीचे से आ रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे जो मैं बताया था घोड़ा गिर गया था, वो यहाँ पे नीचे घोड़ा गिर गया था, बच गया वो। वो तो ये देखो बिल्कुल नीचे तो लैंडस्लाइड एरिया है बिल्कुल। और ये मेरे सामने सामने हुआ है, वो देखो। ये जैसे ये चल रहा है देखो, ये इसका जूता गिर गया था नीचे। एक रास्ता सामने भी है, जो मैं वापसी उतरते हुए बता रहा था, वो सामने रास्ता है वो। खाली आपको मार्किंग मार्किंग दिखाई देगी बस, ये रास्ता है ये गौरीकुंड अपना, माता पार्वती का स्थान। ये देखिए। गौरीकुंड में यहाँ कोई ऐसे तप्त सरोवर या जैसे आप कह सकते हैं गौरीकुंड या बद्रीनाथ में ऐसे गर्म पानी की कोई प्राकृतिक व्यवस्था? नहीं सर, गर्म पानी की कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। जो गौरीकुंड है ये बिल्कुल ठंडा है, मगर क्या होता है कि अगर आपने एक बार पैर रख लिया ना, 5 मिनट बाद आपको मतलब बॉडी गर्म अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो सामने मणिमहेश लेक है, और ये सामने बादलों से घिरा हुआ कैलाश है। अब ये देखिए कितनी हाइट पे है ये छड़ी आ रही है। ये है महाराज जो आपको लेक क्रॉस करेंगे, ये सामने कैलाश पर्वत। ये आपका पूजा का स्थान है, यहीं पे आपका ये जो पूजा होती है सो यहीं से स्टार्ट होती है पूजा। ये लेक 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 के साथ में ही है ये। और ये बाबा पूरा ध्यान में थे, मेडिटेशन में। कम से कम ये 1 या 2 दिन से मेडिटेशन में है। ये छड़ी आती हुई, ये दूसरे गांव की आती है, जैसे हमारे यहाँ आती रहती है ना गांव गांव की। ये थोड़ी सी क्लिपिंग वैसे बनाई थी मैंने। ये है वो, ये सामने साक्षात महादेव। हो जो मेरे की कमी है, चीज की अब। ये है, यहाँ से ही आपका प्रवेश होता है मणिमहेश के लिए, लेक के लिए। और ये भी, ये पवित्र लेक। और ये सामने कैलाश अभी बादलों से घिरा हुआ। सर आपको ये काला काला बर्फ के बीच में एक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, जी जी। तो ये कहते हैं कि शिवलिंग है ये। यहाँ पूरे उसमें बर्फ पड़ती है, बस ये जो स्पॉट है ना, ब्लैक स्पॉट, यहाँ पे कभी जी। बर्फ नहीं पड़ती इस जगह पे। अब देखिए भगवान की लीला। हम्म। ये देखिए, मतलब लेक के सामने ही आपका पर्वत है कैलाश, और प्रतिबिंब इतना आता है ना इसमें लेक में,
कि जैसे दूसरा कैलाश नीचे ही झील में है। ये राधाष्टमी के दिन मणि के दर्शन, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये है वो जगह। वाह, ये देखो, ये हल्का सा डॉट दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जी ये यहाँ पे ऊपर, ये है वो मणि। ये जब सूरज उगता है, ये देखिए आप कितनी किरणें आ रही हैं इसकी, और ये लेक है। मतलब 5 मिनट में पता ही नहीं चला कि हम नहा भी लिए। ये देखो, किरणें देखिए आप। तो रात को हम यहाँ रुके थे, और ये जो है ये कमल कुंड है। ये है वो कमल कुंड। और ये जो क्रॉस कर रहे हैं ना, ये खाली वही लोग क्रॉस कर सकते हैं जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, जो डल तोड़ते हैं। ये लास्ट में क्या होता है कि यही लोग डल को तोड़ेंगे, नहीं तो आप डूब जाओगे। और कोई डल को तोड़ नहीं सकता, लेक को, मणिमहेश लेक को। इसको, ये आखिरी दिन होती है राधाष्टमी के अगले दिन, राधाष्टमी वाले दिन होती है, सॉरी। और यही तोड़ के लेक ये, तो समझ लो आपकी यात्रा पूर्ण होगी। और ये आखिरी दिन होता है। और मैं वापस आ गया था तो मैं बहुत ही जोश में था। ये थोड़ी भरमौर आते हुए सुबह सुबह 5, 5:30, 6 बजे मैं चल दिया था वहां से। और ये प्रथम कैलाश दर्शन, यहाँ से होते हैं प्रथम कैलाश दर्शन। और सामने ही है वो कैलाश, यहीं से दिखाई देना शुरू हो जाता है। इतना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, इतनी अच्छी मतलब व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। और सकते हैंड रेज भी हैं, और आदरणीय पवन सर तक आवाज पहुंच रही हो। वो हरिद्वार में हैं, और अ, उनके कमेंट्स के साथ अन्य लोगों के पास पहुंचते हैं मणिमहेश की इस यात्रा पर। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आपकी यात्रा। हमारे आज के मुख्य अतिथि आपके विकास नगर से, और उसमें तो उनका नाम में ही लिखा है UK 16। मतलब मैं समझ गया कि ये 16 नंबर की गाड़ी जो है विकास नगर वाली ही है। जी जी जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद जब आपका। मैं जब इस तरफ आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा देहरादून। जी जी जी, वहां पर मैं बिल्कुल आता आपका रहता हूँ। स्वागत है सर। और आप सभी का तो आपका स्वागत बुक है स्टोर भी विकास नगर। देखेंगे, आपका बुक स्टोर भी देखने की बड़ी इच्छा है। क्योंकि जी अब जी जी दिनेश ने जी जहाँ से किताबें आपसे ले ली और कई सारी आपके पास संग्रह होगा, तो आपकी किताब भी देखेंगे। हो सकता है आपको कुछ किताबें भी हम आदान प्रदान करें। जी, तो बहुत बिल्कुल सुंदर बिल्कुल आपकी यात्रा बिल्कुल। और बहुत आज का विवरण। और ये वाकई में पर्वतीय क्षेत्र में जब जाते हैं, जो आपने कहा कि 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई 2 घंटे में की है, तो उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है। वो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि जब चढ़ाई में चढ़ते हैं और हमारे शरीर का एक एक कपड़ा भी हमें लगता है कुछ समय बाद कि ये तो क्यों किया है, लेकिन जी इसकी जी जी उपयोगिता भी रात को पता लगती है जैसे इतनी ऊंचाई पर जाते हैं। मैंने बहुत जी सारी ट्रैकिंग की हिमालय में, उत्तराखंड में, तो जी मैं जी जी तो इसको महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जिन साथियों ने पर्वतीय क्षेत्रों का आनंद नहीं लिया है, तो उनके लिए तो उनको भी आमंत्रण है, क्योंकि हमने अभी नंदा देवी राजजात यात्रा पर चर्चा की और भी जगह जी की यात्राओं पर चर्चा की। तो बहुत सुंदर, ये केवल महसूस ही किया जा सकता है। इसको बता के भी उतना हम नहीं बता सकते हैं, कितना ही बता जी दें, लेकिन जब तक ये वो चढ़ते हुए पसीना नहीं आएगा और जी, फिर ऊपर बिल्कुल। आकर के जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसा कि आपने बताया, तो ऐसा लगता है जी हमने पूरा जग जीत लिया हो। जी, हमारी सारी बिल्कुल। इच्छाएं खत्म हो गई है, हमारे मन में कोई भी कोई चीज रह नहीं पाती है।
क्योंकि जब ऐसे दुर्गम स्थानों पर हम जाते हैं तब हमें वाकई भगवान के दर्शन होते हैं, जी क्योंकि जी हमें जिंदगी और मौत के बीच का अंतर भी पता लग जाता है। जी ऐसा भी जी मैंने अनुभव किया। जी और जी विशेषकर कि अगर हम बरसात के दिनों में और जाड़ों के दिनों में जब बर्फ गिर जाए और जब काला पाला पड़ जाता है, जब रास्ते का पता ही नहीं लगता है कि वो रास्ता है कि इसमें बर्फ है, तो जी उस जी समय जी फिर साक्षात्कार जब होता है जिंदगी और मौत का, तो उसका भी केवल अनुभव ही प्राप्त किया जा सकता है। जी वैसे उसको वर्णन करना भी मुश्किल है। तो जी आज की बिल्कुल यात्रा बहुत बिल्कुल सुंदर है। और मणि महेश का मैं देखता हूँ, कुछ वीडियोस भी मेरे पास आए थे कुछ समय पहले, तो बहुत ही जी अद्भुत उसका विवरण है और बहुत अद्भुत उसकी कहानी है। आज जी की वार्ता के लिए और आज के योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जी जरूर आपसे धन्यवाद। आने वाले दिनों पर जरूर मुलाकात होगी। जी इतना कह बिल्कुल के बिल्कुल बहुत सर, बहुत स्वागत है आपका। जरूर आइए जरूर। सर, सब आइए विकास नगर, और मेन चौक पे ही है अपना प्रतिष्ठान विद्यार्थी पुस्तक जी भंडार करके। जी जी। और हरिद्वार में तो वैसे मेरे घर वाले भी रहते हैं, मौसी जी रहती है मेरी, बेचन में ही रहती है वो। मैं आता रहता जी हूँ हरिद्वार। जरूर जरूर। तो आप जब आएंगे तो हरिद्वार जरूर आइएगा, मेरा नंबर जी दिनेश से ले लीजिएगा, जी तो हम जी लोग जी जरूर बिल्कुल। मिलेंगे। बिल्कुल। जी सर, ठीक है बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, और जब आप अतुल जी उधर जाएंगे तो अवश्य ही भ्रमण करके आएंगे। और साथ में हिमाचल से ही डॉक्टर डी शर्मा सर हैं, आपका हैंड रेज है। और साथ में जब हिमाचल की बात हो रही है तो आपका स्वागत है डॉक्टर डी शर्मा सर। गुड मॉर्निंग दिनेश जी, और आज के जो गेस्ट है मिस्टर अतुल जी। जी और जी मैं धन्यवाद हिमाचल सर। प्रदेश के जिला शिमला से हूँ और मैं सोलन में कार्यरत हूँ। आपने बागवानी विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा जो सोलन जी में है, जी और जी कृषि विज्ञान केंद्र एक सोलन जिले का है। वो कंडा घाट में जब शिमला की तरफ जाते हैं आप, तो वहाँ रास्ते में जी पड़ता जी है जंगलबाग जगह। जी जी आप, इससे पहले मैं किन्नौर जिले में रहा। जी 1991 में जब मैं नौकरी शुरू की थी, जी वहाँ का आपने सुना होगा किन्नर कैलाश एक जी 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 हाँ ट्रैक है। और मुझे जी। सौभाग्य मिला उस दौरान की मैं 2 बार वहाँ की यात्रा की। अरे बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। हाँ, उसमें वहाँ और यहाँ में बड़ा फर्क है। मणि महेश, जैसे आज मुझे पता लगा कि मणि के नाम से जो मणि रात को दिखती है उसका नाम शायद मणि महेश तभी पड़ा होगा। ज्यादा हिस्ट्री तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आपने जो ट्रैक मुझे दिखाया उससे पूरी हिस्ट्री का पता लग गया कि कहाँ कहाँ से आप गए। और आपने सोलो यात्रा की, ये एक बहुत अद्भुत यात्रा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे ट्रैकिंग है। उत्तराखंड तो बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ 4 धाम की यात्रा वहाँ मानी जाती है, वहाँ मैं गया हूँ। तो मुझे किन्नर कैलाश 2 बार जाने का मौका मिला। पहली रात को हम ट्रैकिंग, पैदल बिल्कुल ट्रैकिंग है, वो ट्रैक रास्ता है, बड़ा विकट रास्ता जी है। जी तो रात को हम एक जगह रुकते हैं, फिर दूसरी सुबह जब हम क्लाइंब अप करते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है कि 500 मीटर की जगह है, लेकिन हर हाइट है लास्ट में। फिर उसके बाद एक सीधा ट्रैक शुरू होता है, जैसे आपने कहा कि लेक है, और लेक जैसी है वहां भी ऐसा दिखता है। और वो एक कल्पा जगह है किन्नौर जी में, वहां से वो वो मैं रंग बदलता है। जो जी जी वहाँ कैलाश पर्वत में शिवलिंग बना है, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो वो जी कभी पीला होता है कभी लाल होता है, लेकिन दिखता वो कल्पा से ही है जब जी वो जी जी लाइट वो उससे पड़ती है। मैंने देखा हुआ है कल्पा से। मैं 5-6 साल पहले गया था, जब उस और समय तो रोड बन रही थी शायद, जब मैं होके जी आया था कल्पा। जी जी जी, वो देखा होगा आपने। तो पहला जो हमारा यात्रा थी, मेरे सारे साथी थे विभाग के, उस दिन तो हमें बहुत एंजॉय किया। वहां पर धूप लगी थी। जब हम दूसरी बार गए तो दूसरी बार में वहां बर्फबारी शुरू हो गई थी, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, वापिस आए। तो मेरा जी मेरा ज्यादा समय नहीं लूंगा कि ये ट्रैकिंग, आप सोलो ट्रैकर है, ये बहुत अच्छा एक आपका अपना जीवन का एक अंग है। आप सौभाग्यशाली है, लेकिन हम हिमाचली और उत्तराखंड के लोग जो ट्रैकिंग में नहीं जा, मुझे तो कुछ मौका नहीं मिला। अमरनाथ यात्रा का अगर दूसरा दूसरा अगर स्वरूप देखे, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत यात्राएं होती है। जी अमरनाथ
यात्रा के बाद अगर यात्रा है तो मणिमहेश की यात्रा है, मैं आपको बताऊं। जी इसमें जी ज्यादा जैसे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत आते हैं, जी पंजाब से बहुत लोग जाते हैं, हिमाचल में तो है ही, हिमाचल की है वो। जी तो जी आपको बहुत जी बहुत बधाई, आपने पूरी यात्रा, जैसे मैं खुद स्वयं 2-3 बार कोशिश की, मेरे मामा का बेटा वहाँ नौकरी करता था, उन्होंने बुलाया था, लेकिन अभी अच्छा उतनी किस्मत नहीं हुई कि हम वहाँ घूम पाए। तो जी जी ये वैसे ही हमारे दूसरे कई जगह के ट्रैक है, जैसे एक चूड़धार सिरमौर में जी आती है, वो वो मेरे मैं घर सर के 2 बार सामने हो से, गया। हाँ, मेरे जी घर के सामने दिखती है, वो 13,000 के लगभग उसकी हाइट जी है। जी जी वो जी भी जी एक बहुत रमणीय स्थान है, वो सिरमौर बहुत के और जबरदस्त, बहुत उत्तराखंड के लोग, जबरदस्त है। तीनों तरह के लोग बहुत जी आते हैं वहाँ। जी जी ऐसे जी ही कई ट्रैक हिमाचल प्रदेश में है, तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जी आप जी जी इस सर। मणिमहेश की यात्रा का आपने पूरा आनंद उठाया और आपने स्वयं लिया है। और मैं दिनेश सेमवाल जी को, जो एक बहुत बड़े, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, मैं इनको सत सत प्रणाम करता हूँ। और अतुल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मणिमहेश की आपने जो पूरी गाथा दी। गौरी कुंड, वैसे ही केदारनाथ में गौरी कुंड है, जो बहुत सारे जी स्पॉट्स हैं, वहाँ बहुत अच्छी जगह है। और जी वो जो जी जी मान्यता हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का यहाँ बात है, 300 कितने करोड़ देवता यहाँ जी हमारे भारत में है। तो वो एक बहुत ही ज्यादा, यहाँ तो हर मोड़ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह कहे कि हर एक गांव में एक मंदिर बना है, देवी देवता की आस्था है। तो आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। नहीं, मैं कहूँगा जय हिंद, जय योगा। जी, जी सर, आपका बहुत आपका बहुत भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर। और जल्दी ही हम सुनेंगे आपसे जो किन्नौर क्षेत्र में आपकी यात्रा रही है, वहाँ और समय भी हमें थोड़ी देर में इजाजत दे रहा है। मैं अपने सदस्यों से निवेदन करूंगा, साढ़े 8 है, लेकिन 5 मिनट और मैं आपसे मांगता हूं। और जी, आप अपनी बात रखें। जी संभवतः उनके, हाँ जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आप राज्य प्रभारी हैं पतंजलि किसान समृद्धि के और किसान सेवा समिति के। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपका स्वागत है आदरणीय। जी आदरणीय, आवाज तो पहुंच रही है, परंतु मैं चूंकि जी जी, धन्यवाद। आप दूसरी यात्रा पर अभी हैं और पुनः हम आपको सुनेंगे। महाराष्ट्र से हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका स्वागत। धन्यवाद विनोद जी। आज के अतिथि ने जो कथन किया और पूरा का पूरा ऐसे लगा कि भाई हम उनके साथ में सोलो यात्रा में जा रहे हैं, और पूरा पूरा जो भी ब्यौरा दिया, तो उनके कथन के माध्यम से हमारी यात्रा हो गई, ऐसा ही एहसास हुआ। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और जैसा कि पवन सर ने बोला कि सोलन का नंबर है, तो सोलन का नंबर होने से ही शायद वो सोलो यात्रा में बहुत उनकी रुचि रखते हैं, ऐसा मुझे लगा। और निश्चित रूप से एडवेंचर का पार्ट होता ही है। और जैसा पवन सर ने एक चीज और बोली कि जो पहाड़ों में यात्रा करता है तो उसको मौत और जिंदगी का फर्क समझता है, यह बहुत बिल्कुल सही है। सर, मैंने अरुणाचल में भी पहाड़ों की यात्रा किया, अरुणाचल, आसाम में, और बद्रीनाथ, केदारनाथ और सभी जगह पे। और निश्चित रूप से कि बिल्कुल मौत का और जिंदगी का अंतर जो हमने देखा है। बस एक मिनट मैं लूंगा कि हमने 98 में बद्रीनाथ की यात्रा की थी और हम वापिस आ रहे थे। हमारे साथ में एक अकोला की बस थी और हमारी सामने बस थी। ऋषिकेश आने में एक 10 मिनट का समय था। हम सब लोग बद्रीनाथ में इकट्ठे थे और इत्तेफाक देखो कि 10 मिनट सिर्फ ऋषिकेश आने का था। हमारी तो बस पहुंच गई और 2 मिनट के बाद हमको संदेशा मिला कि पीछे वाली बस पूरी खाई में चली। जो दिन भर हमारे साथ में थे, तो 1 मिनट में ऐसा हो गया कि हम पहुंच गए और उनका हादसा हो गया। तो ये जो पवन सर ने जो बोला, उसके बाद मेरे को निश्चित रूप से याद आ गई कि मौत का और जिंदगी का फासला अगर देखना है तो पहाड़ों की यात्रा में
निश्चित रूप से होता है। और उसी समय हमको भगवान की याद बिल्कुल कि भगवान की कृपा क्या होती है उसकी भी जी याद आती जी है। जी जी बिल्कुल जी। जी आदरणीय, और आपने अपना संस्मरण सुनाया। वास्तव में जो जटिल यात्राएं हैं पहाड़ों की, और आपने तो बहुत पहले ये यात्रा की है, और तब वास्तव की पहाड़ी जो सड़कें थी, सड़कों का तो अब काफी, लेकिन हाँ, जो पहाड़ी जो जहाँ हम पैदल जाते हैं वहाँ की यात्राएं तो विकट होती हैं। और ये जो विकट यात्रा के बाद जो सफलता है, ये हमारे आज के मुख्य अतिथि जी आदरणीय अतुल जी, जी उनको अनुभव धन्यवाद। है। और आपने अपने अनुभव के माध्यम से सभी को ये अनुभव दिया है। आदरणीय रोमीराम जायसवाल सर, आप देहरादून से ही हैं और हिमाचल और उत्तराखंड को बहुत करीब से जानते हैं। और अगर आवाज पहुंच रही हो तो जी, आपका स्वागत है। और जी सिमल साहब, आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन जिस तरह से आप यात्राएं करवा रहे हैं, मुझे तो कई जन्म, पता नहीं कौन से जन्म का दोबारा सौभाग्य मिलेगा, लेकिन आपके माध्यम से श्री राज यात्रा जी बिल्कुल के सही बाद है। ये हमारी दूसरी यात्रा हुई है। इसके लिए मतलब हम ये शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि आपका धन्यवाद कैसे करें। और हमने भी पहली बार मनी महेश जी की यात्रा के बारे में आज रोहिला जी से जो सुना, जबकि मेरे पड़ोसी हैं। जी जी यात्री पुस्तक भंडार हमारा ये बहुत ही प्रतिष्ठित बुक स्टोर है, और आपने जी जिस तरह से विस्तार से जो बताया, रियली में हम धन्य हो गए। और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि हमारा तो एक उम्र का पड़ाव भी इस मुकाम पे आ गया है कि हम ऐसी विकट और इतनी पवित्र यात्राओं को कभी देख नहीं सकते। लेकिन आज आपके माध्यम से जो दर्शन हुए, उसके लिए लगता है कि हमारा ये जन्म भी साक्षात्कार हो गया। एक चीज मैं और कहूंगा, जब से हम इस मंच से जुड़े हैं, पहले मुझे लगता था कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ शायद मैं अकेला ही कोई काम कर रहा होगा, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा होगा। लेकिन जब से आपके साथ जुड़े हैं, इस मंच से जुड़े हैं, इतनी विभूतियों के दर्शन हुए, इतनी विभूतियां किस तरह से काम कर रही हैं। सनातन क्यों अपने आप में एक अकेला एक ऐसा धर्म है जो सीधा सीधा भगवान जी से भगवान जी की कलाकृतियों से जुड़ा है। ये जी सब आप लोगों के माध्यम से आज जो देख करके लगता है, तो हम तो चिंटी भर भी नहीं काम कर पा रहे हैं। पहले मुझे लगता था पता नहीं मैं गौशाला का काम कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा होगा। लेकिन जब से आप लोगों से जुड़ा है, सारा घमंड चकनाचूर हो गया, थकावट खत्म होगी। लगता है शेष जिंदगी का एक एक पल आप लोगों से सीख करके हम भी इसी तरह से करें जिस तरह से हमारे आदरणीय सेमवाई जी कर रहे हैं। सारा जीवन समर्पित, संपूर्ण समर्पित जीवन, और एक से एक विभूतियों के आप लोग दर्शन करा रहे हैं। हकीकत में मैं बार बार आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और रोहिला जी ने जिस तरह से विस्तार से एक एक चीज को बताया, रोहिला जी आपकी धन्यवाद यात्रा सर। हम सुन करके हम भी आपकी यात्रा में शरीक हुए। जो पुण्य इस यात्रा से हमें मिलेगा, हम चाहते हैं भगवान उसका आधा आपको ही दे दे, ये क्योंकि तो आप सर भोलेनाथ आप का जैसी एक शक्तियां जब घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, भ्रमण जी करती हैं, और उसका जो इतने सदैव शब्दों से जो आपने विस्तार से बताया, एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि कहीं हम लोग आपके साथ नहीं चल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का, कोटि कोटि बस नमन। सर, हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं, माध्यम है, भोलेनाथ जैसा करवाता है वैसा कर देते हैं। जी रोहिला जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन आपने हम सब की यात्रा करवाई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। आपने बहुत जो आपने बहुत बातें कही हैं, लेकिन जो आपका कृतित्व है, और आदरणीय रोमराम जायसवाल सर आप जो कर रहे हैं, वो हमें महसूस करना भी, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। जी जी। और हम जबकि इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय हमारे अग्रज और आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब अभी प्रकट हुए हैं। अब वो भी किसी यात्रा पे हैं। जी, आपका स्वागत है सर।
बस दो शब्द आदरणीय रोमीराम जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को तो प्रणाम करता हूँ मध्य प्रदेश की धरती सर से। नमस्कार। आज मैं सर नमस्कार। पूरी रिकॉर्डिंग सुनूंगा, बीच बीच में सुनता रहा लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ में पूरी बात नहीं सुन पाया, और भी सुनूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा यूट्यूब चैनल पर रहेगा। और युगहार के नाम से ये यूट्यूब चैनल है जिस पर हर दिन का हमारा चीफ गेस्ट जो उद्बोधन देते हैं, जो अनुभव बांटते हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है पतंजलि पीठ हरिद्वार से। आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में यह युगहार कार्यक्रम जो चल रहा है, इस स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम चल रहा है जो 1000वें दिन की ओर बढ़ रहा है। एक भी दिन गैप नहीं हुआ है, कोरोना काल से लगातार ऐसे कार्यक्रम में जो सहभागी बन रहे हैं, जो सहयोगी बन रहे हैं, जो समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सहित आदरणीय रंजना बहन जी और हमारे जितने भी सदस्य इसमें जुड़े हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं इस माध्यम से कि आप जो आदरणीय रोमीराम जी ने कहा कि कुछ नहीं कर रहे, आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से जो हम 100 लोगों तक लगभग ये मैसेज जो जा रहा है, जो विचारधारा 100 लोगों की बदल जाएगी, 100 1000 की बदल देंगे, वो 1000 लाखों की बदल देते हैं, लाखों करोड़ों की बदल देते हैं। इसलिए ये विचारधारा का ही खेल है, हमारे मन का ही। अगर हमने मन परिवर्तन कर दिया तो ये सब कुछ हो पाएगा। इसलिए आदरणीय रोमीराम जी और आज के चीफ गेस्ट महोदय और आज के आदरणीय रविशंकर मेहरा जी जिन्होंने योग कराया बड़े तसल्ली के साथ, मैं सबको इस सदन को प्रणाम करता हूं। और अपने आप को संतोषी महसूस करें और ये कहें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। अपने आप को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं वा भवेत्, इस भाव के साथ हम जो युगहार कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, इससे निश्चित दिशा और दशा बदल रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है और आप लोगों से ये संतुष्टि है कि हम लोग सब संतुष्ट हैं और लोगों को जोड़ते रहें और यह कार्यक्रम चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम जय भोलेनाथ। जी आदरणीय दिनेश जी, दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंची है। रंजना बहन जी, धन्यवाद जी, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। अगर आपने हम सबको नहीं जोड़ा होता, ये मंच नहीं दिया होता, तो आज वास्तव में हम कहाँ बिल्कुल सत्य सत्य। आदरणीय रोमीराम जी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करने वाला ऊपर वाला है, अपन कुछ भी नहीं है, सब हम सब लोग कर रहे हैं इसको, कोई व्यक्तिगत कोई नाम भी नहीं है। आदरणीय पवन जी जैसे कुशल मार्गदर्शक और संचालक इस कार्यक्रम में इनका रहता है मार्गदर्शन, तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, सब हम युगहार परिवार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आदरणीय साहब और आदरणीय पवन किस शुरुआत की और उसका कोविड से परेशान और आप जी मैं कुछ कहना चाह रहा था। स्वागत आदरणीय। ये आज हमारे सदन में जुड़े हैं कृष्ण कुमार जी, गाडरवाड़ा के हैं और ये इनका गुड़ पे काम चल रहा है, जैविक गुड़ पे। तो आज से कुछ चर्चा कर सकते हैं जैविक गुड़ के बारे में। गुड़ पाउडर भी बनाते हैं जी। कल इनको अशोक भैया के कार्यक्रम के लिए गुड़ पाउडर के लिए बात हुई थी, तो इनको जोड़ा गया है सदन में आज। तो इनसे भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिसे ये हम उन्हें पूरी में अवश्य सुनेंगे ताकि हम और उनके बाद जी के पास पहुंचेंगे। नहीं, कल उनको आमंत्रित करिएगा। और अभी ना समय भी हो रहा है ना, हमारे 36 में, तो कल भाई उनको सादर आमंत्रित करिएगा। कल वो ही रहेंगे हमारे योगार में। जी जी, कल वो उपस्थित रहे और उनसे आप कल भी होंगे, बनेंगे, बहुत सुंदर है। और आदरणीय रमेश मेहरा सर, आपका मैंने आज उनका परिचय ले सकते हैं हम। जी हाँ, कृष्ण कुमार जी का। दीजिएगा और उस जी
संभवतः उनकी आवाज आ रही है। आदरणीय कृष्ण कुमार जी को परिचय के साथ हम बातें भी करेंगे। गुरु जी इससे निवेदन है कि आप आवाज जी कट रही है आवाज। मैं कृष्ण कुमार लोधी, ग्राम दोदवारा, तहसील गाड़ावारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती पर कार्य है और जो मैं कृषि में अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकता हूँ उस पे मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आज के समय में मेरा गुड़ और गुड़ पाउडर और चना, ये बटरा है, ये सब चीजें मेरी चल रही हैं और आगामी किसानों के लिए भी अच्छी सलाह कैसे कैसे हम ये रसायन से मुक्त कैसे हों, उसी पर मेरा कार्य है। जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको पुनः कल सुन पाएंगे और आप इस मंच पर बने रहिएगा।